Welcome friends in today's session. Today we are going to calculate sum number 8 based on the chapter called structure of balance sheet. The sum is on the screen. Previously we have calculated 7 sums. This is sum number 8. So let us have its detail first. What is the pattern of calculation? The pattern of calculation is very easy. Various balances are given to you related with assets and liabilities. What exactly you are supposed to prepare is vertical balance sheet as per Companies Act 2013 from the following particulars means details of Badbash Limited as on 31st March 2020. तो आपको ये डिटेल्स दी गई है दोस्तों. इस डिटेल के बेसिस पे ये सब आपको बैलेंसेस दी गई है. ट्रायल बैलेंस समझ लीजिए एक तरीके से. तो ये सब ट्रायल बैलेंसेस को ध्यान में लेकर आपने एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना है. मींस वर्टिकल बैलेंस शीट उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करके कैलकुलेशन दिखाना है. आपने बैलेंस शीट बनानी कंपनी की. तो जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट बनानी है. नया फॉर्मेट चलेगा नहीं. आप अपने मन से कोई और फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यूएशन करके आएंगे तो सर मार्क्स में गड़बड़ी हो जाएगी आपके. तो हम नहीं चाहते कि आपकी ये गड़बड़ी हो. सो जिस फॉर्मेट में मैं आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूं दोस्तों उसी फॉर्मेट में आप कैलकुलेशन आपको करना है. इतना ध्यान रखिएगा. आसान है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सारी इन सब का क्लासिफिकेशन करेंगे. इसे हम बाइफरगेट कर देंगे कि कौन सी चीज कौन से पॉइंट्स के अंदर आएगी. मींस कौन से सब हेड्स के अंदर आएगी. मेन हेड्स के सब हेड्स कौन से होंगे. तो उस सब हेड्स की हम बातें यहाँ पे करेंगे. क्लासिफिकेशन कर देंगे यहीं पे. ठीक है. क्लासिफिकेशन करने के बाद हम बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे यानी बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे. जहां एक से ज्यादा बैलेंसेस होगी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर तो उस पर्टिकुलर हेड के नोट्स बनाने होते हैं. सिंपल. एक से ज्यादा बैलेंसेस अगर होती है तो हमने उनके नोट्स बनाना है. मीन्स वर्किंग नोट दिखाना एक तरीके से यूँ समझ लीजिए. और ये आपके आंसर का ही एक भाग है जो आपने कंपलसरी एग्जाम में दिखाना होता है. तो उसको मिस नहीं करना है. कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर वो नोट्स नहीं बनाए तो चलेगा. नहीं, नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं आपने सर. वो आपके आंसर का एक भाग है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर. शो कैलकुलेशन, ऑलवेज शो कैलकुलेशन एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर. तो उसे हमने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी. तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का सम स्टार्ट करते हैं. पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन. तो चलिए सबसे पहले दिया है आपको शेयर कैपिटल. आसान है. लायबिलिटी सेक्शन में आता है. और लायबिलिटी सेक्शन में यानी कि लायबिलिटी साइड पे कहाँ जाएगा सर, पहले हेड में जाएगा शेयर कैपिटल. खुद उसमें ही लिखना है. मीन शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर पहला जो हेड होता है शेयर कैपिटल उसमें हमने इसको दर्शाना है. उसके बाद कैश बैलेंस हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों. कहाँ आता है, एसेट साइड. ये हमारी एसेट है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे हम इसे दर्शाएंगे. सप्लायर्स, ये शब्द अगर यूज करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. सप्लायर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें माल उधार मिल रहा हो. यूं समझ लीजिए दे आर द पर्सन्स फ्रॉम whom वी आर गेटिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. यहाँ कैश जैसा सिस्टम चल रहा हो. यानी ये जो सप्लायर्स है ये बाकी बता रहा है यानी क्रेडिट पे हमें मिल रहा है गुड्स. तो ये वो है जिनसे हमें उधार माल मिलता है जिसका दूसरा नाम है क्रेडिटर्स. ठीक है. तो ये हमारे लेनदार है एक तरीके से. तो ये जो लेनदार है यानी कि सप्लायर्स है इन्हें हमें पैसे देने हैं तो हमारी लायबिलिटी बनती है दोस्तों. पैसे देने हैं हमें. तो लायबिलिटी सेक्शन में आता है यानी लायबिलिटी साइड पे आता है. और हम इसे कहाँ दर्शाते हैं सर, ट्रेड पेएबल्स में. स्टॉक, स्टॉक तो एकदम आसान है. स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है सर. स्टॉक ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स हो सकते हैं. एनी टाइप ऑफ गुड्स मीन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो सकता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स हो सकता है, स्टॉक ऑफ WIP हो सकता है मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, लूज टूल्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह. तो ये आसान है. इन्वेंटरीज में एसेट साइड पे इन्वेंटरीज में हम इसको दर्शाते हैं. चलिए फिर आता है कॉपीराइट. कॉपीराइट सर ये एक प्रकार की अदृश्य मीन्स हम इसको देख नहीं सकते ऐसे मिलकत है. अनफोर्सिन टाइप ऑफ एसेट है ये हमारी. इसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. सिर्फ नाम से ही जाना जाता है यूं समझ लीजिए. तो इसे हम कहाँ दर्शाएंगे सर, इंटेंजिबल एसेट्स. डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के खर्चे होते हैं. लेकिन ये खर्चे जो है ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिलवाने वाले हैं. दिस आर बेनिफिट एक्सपेंसेस. एक तरीके से कंपनी की प्रोग्रेस के लिए होते हैं. तो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं यहाँ पे उसे नॉर्मली फिक्टिशियस एसेट माना जाता है.
इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा आपको। आज मान लीजिए आपने एक साथ 10 लाख का डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कर दिया है, तो एक साथ 10 लाख का एक्सपेंसेस हमने नहीं दिखा देना है, नहीं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है सर, कुछ सालों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। डिपेंडिंग हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस किया है कंपनी ने, उसका बेनिफिट कितने सालों तक मिल सकता है, 5 साल, 10 साल, कितने सालों तक मिल सकता है। ये सोचने के आधार पे हर साल इसको राइट ऑफ किया जाता है, मीन्स इसको कम किया जाता है। उसमें से कुछ अमाउंट, मान लीजिए 9,000 है तो 9 साल तक इसका फायदा मिलेगा, ऐसा मान के हर साल एक एक हजार इसमें से डिडक्ट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। नॉर्मली ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाता है। तो ये दर्शाया कहाँ जाता है सर, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहाँ दर्शाएंगे सर, इसे हम एसेट साइड पे, ये एक्सपेंसेस लिखा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसेस लिखा है फिर भी एसेट साइड जा रहा है। एक्सपेंसेस नॉर्मली जो होते हैं आउटस्टैंडिंग पैटर्न के जो होते हैं, अनपेड जो होते हैं, लायबिलिटी साइड जाता है। लेकिन ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हो गया जैसे, जो एसेट साइड पे इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, ऐसे एक्सपेंसेस। तो फायदा क्या हो गया सर, हमारी एसेट हो गई। तो थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नॉन करंट एसेट्स में इसको दर्शाना है। आगे आ चुका है वैसे बहुत बार, लेकिन फिर थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, हमने फ्रेंड से लोन ली है, फ्रॉम है, लोन टू अ फ्रेंड नहीं है। तो थोड़ा ग्रामेटिकल समझने की कोशिश करना। लोन फ्रॉम अ बैंक, सॉरी, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड दिया है, यानी दोस्त से लोन ली है कंपनी ने। तो दोस्त से लोन लिए तो हो गई लायबिलिटी, हमने लोन लिए तो फ्यूचर में पे तो करनी पड़ेगी ना, तो ये हमारी हो गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आगे कुछ नहीं बोला है कि भाई 12 महीने से कम है या 12 महीने से ज्यादा है, तो हम नॉर्मली क्या मानेंगे सर, ये लॉन्ग टर्म है। तो हम इसको कहाँ दर्शाएंगे, लायबिलिटी सेक्शन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दर्शाएंगे। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा सर, ये ट्रेड पेएबल्स लायबिलिटी सेक्शन में आ चुका है आगे बहुत बार। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक तरीके से हमने बैंक से लोन ली है, और ये जो लोन होती है सर शॉर्ट टाइम की होती है, 12 महीने के अंदर की होती है ऑलवेज। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है बैंक से, फैसिलिटी मिलती है, इट्स अ टाइप ऑफ फैसिलिटी एज अ लोन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, डिपेंड्स कितने अवधि के लिए आपने डिमांड की है। सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इसे हम दर्शाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आ रहा है पेंशन फंड, ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है। जो कर्मचारी होते हैं उनको ये फंड का बेनिफिट मिलता है, पेंशन फंड। तो ये पेंशन फंड जो है सर लायबिलिटी सेक्शन में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा। पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गया, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। प्लांट एंड मशीनरी अच्छे से जानते हैं सर, एसेट सेक्शन में टेंजिबल एसेट्स में जाएगा। फिर आया गुडविल। गुडविल भी सर कॉपीराइट जैसा ही एसेट है, मींस इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। सो इसे हम इंटेंजिबल एसेट की सेक्शन में दिखाएंगे। इनटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट में बाय मिस्टेक टी लिख दिया था, सुधार दीजिएगा, इनटेंजिबल एसेट आई ए लिखना है, इनटेंजिबल एसेट। चलिए फिर आता है प्रीपेड रेंट। रेंट है और हमने एडवांस में पे कर दिया है, हमने पे कर दिया है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड होगा तो कहाँ जाएगा सर, ये एसेट हो गई पहले तो हमने, आउटस्टैंडिंग नहीं है, बाकी नहीं है, हमने एडवांस में पे कर दिया, तो ये हमारी एसेट हो गई सर। तो ये एसेट कहाँ दर्शाएंगे सर हम, अदर करंट एसेट में। कहाँ जाएगा ये, अदर करंट एसेट्स। तो प्रीपेड रेंट जो आएगा वो अदर करंट एसेट्स में हमने दर्शाना है। फिर पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस यानी माइनस बैलेंस है हमारा ये, ठीक है। तो अब इसे हम माइनस हो या प्लस हो, क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट, इतना याद रखिए, क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस जो होता है नेगेटिव होता है। इतना लॉजिक आप याद रखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक्स थोड़ा आप माइंड में रखिए। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस जो है सर, इसे हम कहाँ दर्शाएंगे, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम जो भी बैलेंसेस होगी उन बैलेंसेस में से डिडक्ट होगा, यानी डिडक्शन के तौर पे इसे लेंगे। लॉस है, लॉस का बैलेंस है। चलिए, रिजर्व, जनरल रिजर्व आसान है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सर, ये भी फिक्टिशियस एसेट है एक तरीके से,
अदर नॉन करंट एसेट्स में हम इसे दर्शाएंगे एसेट सेक्शन में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का प्रोविजन किया गया है। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी सालाना होता है, तो इसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दर्शाएंगे लायबिलिटी सेक्शन में। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल तो कंपनी की एसेट है, टेंजिबल एसेट्स में जाएगा। बैंक लोन, फिर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो हम इसे क्या मानेंगे सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंसीडर करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन है ये मान लेंगे। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या है सर? इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए फिर डेटर्स, डेटर्स क्या है सर? हमारे कस्टमर्स, जिन्हें हम उधार देते हैं, तो ये हमारी एसेट हो गई, ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, बैंक से भी लोन लिए, दोस्तों से लोन लिए, बैंक से लोन लिए, तो एक और लोन आया, फिर से यहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बिल्स रिसीवेबल, सर एसेट मानी जाएगी, कहाँ दर्शाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट के भी प्रोविजन किए, मीन्स फंड रखा गया है कि कभी इन्वेस्टमेंट करना होगा, कम ज़्यादा हुआ कुछ इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ से यूज़ किया जाएगा, तो इसे हम दर्शाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लैंड एंड बिल्डिंग अच्छे से जानते हैं हम, टेंजिबल एसेट्स है हमारी ये। और आखिरी पॉइंट है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड या वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड, यानी वर्कमैन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड या सिर्फ कॉम्पेंसेशन फंड। तीन अलग अलग नाम दिए हों तो आप ध्यान रखिए, है एक ही चीज़, आपने सिर्फ यही फोकस करना है, कॉम्पेंसेशन फंड है, ओके कॉम्पेंसेशन फंड है, तो कॉम्पेंसेशन कहाँ जाना है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में जाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन कर देना है दोस्तों। क्लासिफिकेशन एक बार आपका हो गया, फिर तो हमारा काम एकदम आसान है। अब इसके बाद आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स, नाउ वी आर सपोज टू फ्रेम बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट के पास चलते हैं। आपका बैलेंस शीट फॉर्मेट दोस्तों रेडी होना चाहिए। तो अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करना है आपने। बैलेंस शीट की हेडिंग देंगे सबसे पहले हम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। डेट हम एक बार देख लेते हैं, 2020 डन है। चलिए, और इसमें आपने कॉलम्स रेडी कर देनी है, 3 कॉलम हम रेडी करेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। बैलेंस शीट में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन क्या है सर बैलेंस शीट का? एक होता है लायबिलिटी सेक्शन, और दूसरा सेक्शन क्या होता है सर? दूसरा सेक्शन होता है एसेट सेक्शन। तो हम पहले सेक्शन इसके बाइफरगेट कर लेते हैं, तो आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों। इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है एसेट्स। अब लायबिलिटीज की मेन हेड्स कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 4 मेन हेड्स हैं, अब हम हेड्स दे देते हैं इसके। पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेड होता है जिसमें नॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सब में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथी हेड जो होती है मेन हेड वो है करंट लायबिलिटीज। पहले मेन हेड्स याद रखने की कोशिश करें ऑलवेज। ये हो गया किसकी बात की हमने, लायबिलिटी सेक्शन के मेन हेड्स आ गए दोस्तों। उसके बाद एसेट के 2 मेन हेड्स होते हैं, वो हम ले लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं, मीन्स नॉन करंट एसेट्स, और उसके बाद आता है करंट एसेट्स। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पॉइंट्स याद रखने का। फर्स्ट यू ट्राई टू रिमेम्बर, सबसे पहले जो 2 बाइफरगेशन है, 2 सेक्शन है बैलेंस शीट के, वो है लायबिलिटीज और दूसरा सेक्शन है एसेट्स। मेन सेक्शंस, मेन सेक्शन के अंदर 4 मेन हेड्स हैं। लायबिलिटी सेक्शन में देर आर 4 मेन हेड्स, वो हमने लिख लिए, यहाँ पे देख लिए। वैसे ही एसेट के 2 मेन हेड्स हैं। अब इन सब मेन हेड्स के अंदर सब हेड्स आएंगे, उसका हमें वैल्यूएशन करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सम के वैल्यूएशन पे। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम शेयर होल्डर्स फंड की हम बात करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में हमें देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है।
जहाँ तक मुझे याद है एक ही ऐसा फंड है, शेयर कैपिटल खुद एक ही बैलेंस दिया हुआ है, तो हम सीधा उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई नोट्स यहाँ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जहाँ एक से ज़्यादा बैलेंसेस होगी वहाँ हम नोट्स बनाएंगे। चलिए, तो शेयर कैपिटल 6 lakhs, हम बैलेंसेस भी टैली करते जाएंगे ताकि हमें पता चले हमारी कोई एरर नहीं है वैल्यूएशन में। तो ये तो आसान था, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल हम पहले लिखेंगे 6 lakhs। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसमें ज़्यादातर एक से ज़्यादा बैलेंसेस होती ही होती है, आपने नोट तो बनाना ही बनाना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हम अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यूएशन पे चलेंगे, नोट्स फ्रेम करेंगे। तो लेट अस हैव नोट्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें टॉप पे ही दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, हम लिख सकते हैं। सबसे पहले दिया हो तो भी दिक्कत नहीं है, हम पहले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैलेंसेस ऊपर नीचे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से हेड के अंदर आता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहला जो आएगा सर पॉइंट वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। हम माइनस में 27 लिखेंगे, क्रेडिट होता तो ये माइनस में लिखता नहीं, वो पॉजिटिव बैलेंस माना जाता है। चलिए फिर अगला पॉइंट है जनरल रिजर्व, यहीं पे दिया हुआ है नीचे आफ्टर द सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इज जनरल रिजर्व 72। चलिए दोस्तों फिर अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लिखेंगे, उसकी एंट्री ले लेते हैं 36,000। 36,000 सही है। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। अगला है कॉम्पेंसेशन फंड रिलेटेड विद वर्कर्स। अगर कोई हादसा हो जाता है वर्कर को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए भी यहाँ पे फंड्स रखे गए हैं, रिजर्व किया गया है उनका। चलिए, तो 18,000 टोटल हम ले लेते हैं। 4 पॉइंट्स थे, सब आ गए। ध्यान रखिएगा एक नेगेटिव बैलेंस है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो 3 प्लस करनी है और उसमें से 27 माइनस करेंगे तो 99,000 आएगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट सबको प्लस करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही नोट्स आपकी गलत हो जाएगी, तो उसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो 99,000 की एंट्री ले लेते हैं दोस्तों। नोट नंबर 1 लिखना भूलिएगा मत। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 99,000। सेकेंड पॉइंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सब में नॉन करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या है सर देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म की बातें होगी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी एक से ज़्यादा बैलेंसेस है, यानी हमें इसकी नोट्स बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। डेफिनेशन देखा था हमने सर, पहला जो हमने देखा था वो था लोन फ्रॉम अ फ्रेंड। हमने वहाँ डिसाइड कर लिया था सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लॉन्ग टर्म लोन ली गई है दोस्तों से 45,000। 45,000 इसके बाद आ रहा है बैंक लोन। तो बैंक लोन ले लेते हैं। बैंक में से भी लोन लिए, दो दो बैंक में से लिए, यहाँ से बैंक लोन दिया है 1,08,000। और यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि किस बैंक से लोन ली, यानी दूसरी एक और लोन ली है। टोटल 3 प्रकार की लॉन्ग टर्म लोन ली है बिजनेस करने के लिए। तो 1,26,000 लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, यानी 3 प्रकार के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। और अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। सो ये हो गया 2,79,000 इसका टोटल। अब हम इसकी एंट्री लेंगे लायबिलिटी सेक्शन में। हेडिंग हमारा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 लिखना नहीं भूलना। और 2,79,000, तो ये पहला सब हेड कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस सब में नहीं है, तो उसमें आएगा डैश। तीसरा सब हेड देखते हैं लॉन्ग टर्म का, और उसमें हम हेडिंग लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है? तो ऐसी एक लॉन्ग टर्म, एक ही सिंगल लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। सिंगल है तो हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंशन फंड, यानी कि सिंगल पॉइंट है, सिंगल आइटम है, सीधा दर्शा सकते हैं, राइट कर लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट मेन पॉइंट 3 नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 एंट्री हुई, 2 पॉइंट्स आए जिसकी हमने रिकॉर्ड कर लिए।
अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज पे, यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म आएगा। जो 12 महीने से कम लोन ली हो कोई, या कोई ऐसी प्रोविजन की हो, तो वो यहाँ पे आएगा। चलिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या कोई है? शॉर्ट टर्म की कोई बोरोइंग्स देख लेते हैं। जी हाँ, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है दोस्तों। तो वो 30,000 की एंट्री सिंगल पॉइंट है, सीधी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड पेएबल्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, द अदर सब हेड्स कम्स अंडर करंट लायबिलिटी इज नोन एज ट्रेड पेएबल्स। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो इसका नोट्स हमें बनाना पड़ेगा। नॉर्मली दो ही पॉइंट होते हैं, तो चलिए इसके नोट्स बना लेते हैं। ट्रेड पेएबल्स की नोट्स पे चलते हैं। नोट नंबर 3 हेडिंग देनी है आपने ट्रेड पेएबल्स, जिसमें पहला पॉइंट क्या आएगा सर? सप्लायर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लायर्स अंडर दिस हेड, 38,000 डन। चलिए, इसके बाद दूसरा क्या था देख लेते हैं, बिल्स पेएबल। नॉर्मली यही दो, मैक्सिमम दो चीज़ें, यहाँ एक सिंगल आइटम हो सकती है। तो 27,000 के बिल्स। तो ये हमारे ट्रेड पेएबल्स रेडी, इतने हमने पैसे देने हैं बाहर। ये हमारी लायबिलिटी है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। सो टोटल 65,000 की अब हम एंट्री करेंगे। तो हेडिंग है ट्रेड पेबल्स, थर्ड नोट 65,000। नेक्स्ट पॉइंट शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्या आता है। अदर करंट लायबिलिटीज, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस सम के अंदर, तो डैश रहेगा, नील रहेगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या कोई है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते हैं। टैक्सेशन का प्रोविजन किया है, सिंगल पॉइंट है, एंट्री करेंगे, सिंगल पॉइंट है, तो इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। सो 24,000 ये हो गया रेडी। तो हमारे टोटल जितनी भी लायबिलिटीज थी, लायबिलिटी सेक्शन की जितनी भी पॉइंट्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम टोटल ले लेते हैं दोस्तों। लायबिलिटी सेक्शन का टोटल आ रहा है 11,15,000। ये हमारा टोटल हो गया लायबिलिटी सेक्शन का। अब दोस्तों चलते हैं एसेट सेक्शन में। आधा सब हमारा कवर हो गया, मीन्स आधी बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है। अब आधी बैलेंस शीट को हम कवर करेंगे। अगला जो मेन हेड होता है, मेन सेक्शन मीन्स, वो है एसेट। मेन सेक्शन के दो मेन हेड्स हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में चलते हैं। सबसे पहली हेड क्या होगी? अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बातें करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट में सबसे पहले मेन हेड होगी हमारी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में दो प्रकार के एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो चलिए टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। पहले टेंजिबल एसेट्स कवर करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक से ज़्यादा होती ही होती है। तो इसके वैल्यूएशन पे चलते हैं। नोट नंबर 4 रेडी करेंगे दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है इस सम के अंदर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 2,52,000। आप कोई भी एसेट पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस हेड के अंदर आना चाहिए वो, बस टेंजिबल एसेट के जो पॉइंट्स है वो ही वहाँ होने चाहिए, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। इसमें ऊपर नीचे होगा चलेगा, कि भाई पहले प्लांट एंड मशीनरी लिख दी, या फिर आप मान लीजिए मोटरसाइकिल है, या पहले मोटरसाइकिल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोटरसाइकिल 63,000। बाद आएगा एंड बिल्डिंग, 3,06,000 की है लैंड एंड बिल्डिंग। चेक कर लेते हैं बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग का। यस, 3,06,000। आपने एकदम सिस्टमेटिक लिखनी हो तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आएगा, और उसके बाद मोटरसाइकिल आएगा। चलिए, सो उसके बाद इसका टोटल ले लेते हैं तीन आइटम का।
6,21,000 हमारा ये टेंजिबल एसेट का जो वैल्यूएशन है वो परफेक्ट जो चेक किया जाएगा वो ये अमाउंट है 6,21,000 आता है टेंजिबल एसेट। यहीं पे आपकी टिक पड़ेगी, लेकिन आपके नोट्स आपके सबूत होंगे कि या प्रूफ होगा, एविडेंस होगा कि आपको आता है, आपको कैलकुलेशन करना आता है, तो आपको नोट्स तो दिखानी है दोस्तों। इनटेंजिबल एसेट्स पे चलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर 5 हम कैलकुलेट करेंगे अब, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट है हमारा 60,000। इसके बाद गुडविल, गुडविल हमारा 63,000 है, डन। और फिर है हमारे पास तीसरा ट्रेडमार्क। नॉर्मली ये थ्री जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये कॉमन है, ये ज़्यादा फेमस भी है, तो इन तीन का समावेश नॉर्मली सब में होता है। नॉर्मली ये पूछते हैं, ये कवर होता है पॉइंट्स के अंदर, तो इन तीन का नाम आप याद रखिए अच्छे से। और ये इंटेंजिबल एसेट्स है, टोटल 1,50,000। तो चलिए 1,50,000 तीन पॉइंट्स को हमने कवर किया। नोट नंबर 5 लिखना मत भूलिएगा, 1,50,000। तो नॉन करंट एसेट में पहला फिक्स एसेट है, दोनों आ चुके हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन करंट एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसका कोई पॉइंट नहीं इस सब में, तो डैश। नेक्स्ट अदर नॉन करंट एसेट, नोट नंबर 6 यानी एक से ज्यादा है, देख लेते हैं। अदर नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्टिशियस एसेट, तो शायद दो थी जहाँ तक मुझे याद है, तो ले लेते हैं। एक कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 9,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करके दिया हुआ था सबने, उसकी एंट्री आएगी। सो दो ऐसी बैलेंसेस है जो फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती है, दोनों आ गए, दोनों की बैलेंसेस सही है। 27 टोटल होगा, 27,000। आसान है ये तो इन दो इनकी एंट्री अब हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, इसकी एंट्री आएगी 27,000। तो दोस्तों हमारा नॉन करंट एसेट भी रेडी हो गया, जिसमें हमारी तीन बैलेंसेस आ रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब चलते हैं करंट एसेट्स आखिरी पड़ाव पे। इस पे सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने नहीं दी है, डैश। अब चलते हैं हम इन्वेंटरीज पे। इन्वेंटरीज में नॉर्मली स्टॉक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है, वही होती है। ऐसा पॉइंट हमने दिया हुआ है, तो यहाँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 81,000 की एंट्री लिख सकते हैं। इन्वेंटरीज में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 81,000 की एंट्री यहाँ करनी है, सिंगल पॉइंट है, डायरेक्ट हो सकता है। इसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, नॉर्मली दो पॉइंट होते हैं, तो दो पॉइंट इस सम में है, तो हम इसका नोट्स बनाएंगे, एक से ज्यादा है। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज आएगी, पहली है डेटर्स। तो डेटर्स की बैलेंस चेक कर लेते हैं, 54,000 सही है। और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 45,000 टोटल ले लेते हैं। ये हमारा आखिरी नोट्स है। 99,000 मीन्स ये आखिरी नोट्स का वैल्यूएशन कंप्लीट हमारा, इसके बाद कोई नोट्स नहीं है। सो 99,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आर 99,000, नोट नंबर 7 यहाँ लिखिएगा। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या कुछ चेक वगैरह कुछ दिया है, देख लेते हैं। कैश बैलेंस सिंगल बैलेंस दिया हुआ है 1,35,000, हम सीधी इसकी एंट्री कर सकते हैं 1,35,000। दोस्तों इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऐसी कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं दिए, ना किसी दोस्त को, ना किसी कर्मचारी को। अगला पॉइंट है अदर करंट एसेट्स।
क्या कुछ है अदर करंट एसेट में? एक पॉइंट था प्रीपेड रेंट 2000 का, तो एक ही पॉइंट है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी एंट्री यहाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं हमारे एसेट्स साइड की दोनों पॉइंट्स कवर हो गई, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की हर एक डिटेल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए दोस्तों। अब हम चलते हैं टोटल सेक्शन, और ये दोस्तों टैली होना चाहिए। टैली हुआ तो 14 मार्क्स हमारे। ये हर एक जो बैलेंसेस आपने यहाँ दर्शाई है ये सब सही होनी चाहिए। अगर ये आपकी सारी बैलेंसेस सही है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना, 14, और आपका बैलेंस टोटल सही है, तो 14 में से 14 आपके हैं दोस्तों। इस तरीके से आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए सही तरीके से, और आपका बैलेंस टैली होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी का जो टोटल है 11,15,000, और एसेट साइड का जो टोटल है 11,15,000, ये दोनों टैली हुआ तो आपके 14 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। और दोस्तों ये भी नहीं भूलना है कि हमने नोट्स दर्शानी है इस तरीके से, दो नोट्स भी हमें अच्छे से यहाँ पे दिखाने हैं। नोट्स को भूलना नहीं है, जहाँ एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं वहाँ हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, खास सिंगल पॉइंट्स की नोट्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों।